हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 23 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड थिंकिंग डे या फिर थिंकिंग डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे या फिर थिंकिंग डे ये एक ही डेज हैं। आप देखिएगा, ये हर वर्ष 22 फरवरी को मनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे हर वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। ये देख लीजिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी गर्ल स्काउट या फिर गर्ल्स गाइड हैं इनके द्वारा वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है 22 फरवरी को। इस बार का जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है इसका थीम क्या है? पीस बिल्डिंग। क्या है? पीस बिल्डिंग यानी शांति की रचना। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया गया है। 22 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? ताकि जितने भी अपने फेलो ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स हैं उनके विषय में सोचा जा सके। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे याद रखिएगा 22 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो कल वुमेन्स का पढ़ाया था आपको, नाओमी ओसाका। आज मेंस का पूछा है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल टाइटल जीता है। ये देख लीजिए, ये हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने अपना 9वां यानी 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। मेंस कैटेगरी में हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है। तो ये है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जो कि 2021 में हुआ है उन्होंने डेनियल मेदवेदेव एक रशियन प्लेयर को हरा दिया है। अच्छा, वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता था? तो कल मैंने आपको बताया था नाओमी ओसाका जापान की थी, उन्होंने यूएस यानी अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हरा दिया है। तो मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। आपको पता है ये 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किसके द्वारा ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टेट इंडिया हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया गया है? तो IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है। देखिए, ये जो ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये किसकी सब्सिडियरी है? ग्रीन स्टेट नॉर्वे, जो कि नॉर्वेजियन कंपनी है। तो इंडियन ऑयल और ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपस में क्या किस बात पे सहयोग करेंगे? हाइड्रोजन रिलेटेड जो फ्यूल है उसको डेवलप करने में आपस में सहयोग करेंगे। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा। तो दोनों कंपनी का नाम है देखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया का फर्स्ट फाइटर ग्रेड या फिर विंटर ग्रेड जो फ्यूल है वो IOCL ने ही डेवलप किया था, ये आपको पता ही होगा। IOCL की बात करें 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और IOCL के रिसेंटली CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020 यानी 2022 के वित्तीय वर्ष में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट की गई है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट GDP ग्रोथ रेट इंडिया की होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। कितनी बताई है? 10%। ये देख लीजिए, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी इन्होंने फिस्कल ईयर 2021-2022 यानी 2021-22 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की है 10%। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो S&P ग्लोबल ने कहा है कि जो 1 अप्रैल 2021 से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 10% रहेगी, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट रहेगी। बाकी कई सारी चीज़ें उन्होंने कही है S&P ने कि इंडिया कोविड-19 से उबर चुका है, फ्लैट हो गया है यहाँ पे कर्व, तो अब GDP काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने ये कहा है। तो S&P के विषय में जान लेते हैं। 1860 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? डगलस L पीटरसन। देखिए, मूडीज, S&P और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ग्लोबल, उनका हेडक्वार्टर मोस्टली न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज को
इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। आपको बताना है INS करंज किस कंट्री के साथ मिलकर बनाई गई है। तो इंडिया में जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उनको फ्रांस की मदद से डेवलप किया जा रहा है। INS करंज थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये है INS करंज। ये तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एक फ्रेंच कंपनी के सहयोग से बना रहा है। तो याद रखिएगा, मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड INS करंज को बना रहा है जो कि तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। मैं आपको बता दूं, इसको प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75I में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आती हैं, प्रोजेक्ट 75 में कलवारी क्लास सबमरीन आती हैं, बस इतना अंतर है। बाकी सबमरीन से ही रिलेटेड है आपका प्रोजेक्ट 75, इतना याद रखिएगा। ये तीसरी है। इसके अलावा 3 और सबमरीन बन रही हैं, INS वेला, INS वागीर और INS वाकशीर। इनको भी मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही बना रहा है फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर। तो तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन नाम क्या है? INS करंज, फ्रेंच कंपनी की मदद से बनाया है मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट रिसेंटली डिजी लॉकर में अपलोड के लिए परमिट कर दिया गया है। तो जो लोग डिजी लॉकर चलाते होंगे उनको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस को पहले से परमिशन थी, आधार कार्ड को भी परमिशन थी और पैन कार्ड को भी परमिशन थी। रिसेंटली पासपोर्ट को भी डिजी लॉकर में अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। किसने अलाउ किया है? तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्ट्री को देखते हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वी मुरलीधरन, इन्होंने लॉन्च कर दिया है कि अब डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म में पासपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या? पासपोर्ट। अभी तक पासपोर्ट डिजी लॉकर में नहीं अपलोड होता था, अब पासपोर्ट ऐसा चौथा डॉक्यूमेंट हो गया है, चौथा भी कहें या फिर अगला डॉक्यूमेंट हो गया है जो डिजी लॉकर में मिलेगा। इससे पहले डिजी लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, अब आपका पासपोर्ट भी दिखेगा। डिजी लॉकर इसको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। 2015 में डिजी लॉकर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, 4 लेन का है, 19 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसको 5000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। आप पता है किस कंट्री के सहयोग से इसको डेवलप किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है, 19 किलोमीटर लंबा है, 5000 करोड़ की लागत से बनेगा और 2028 में बनकर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लीजिए, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये मेघालय के फुलबारी को असम के धुबरी से जोड़ता है। लगभग जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगी जब ये ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा। खास बात क्या है, ये 19 किलोमीटर ब्रिज की भी लंबाई है। तो अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? 9.15 किलोमीटर का है ढोला सादिया ब्रिज, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और ये वाला भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही बन रहा है। ढोला सादिया ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ये जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है 19 किलोमीटर का, 2027-28 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, 5000 करोड़ लागत आएगी। और जापान की जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो जापान की कंपनी है, वो इसमें सहयोग कर रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि भूपेन हजारिका ब्रिज जो है इंडिया का इस समय लॉन्गेस्ट ब्रिज है, 2017 में ये फंक्शनल हो गया था। यह क्वेश्चन है, ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी किस इंडियन स्टेट में कंस्ट्रक्ट की जा रही है? तो पूर्वी भारत की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी असम में कंस्ट्रक्ट की जाएगी। कहाँ पे? असम में। रिसेंटली सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूर्वी भारत की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? दरांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि असम की डिस्ट्रिक्ट है। ये जो स्किल यूनिवर्सिटी है पूर्वी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, इसमें 12 डिसिप्लिन में एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स को। कई सारी कंट्रीज इसमें सहयोग कर रही हैं, जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड। परेशान मत होइए, रटना नहीं इनको। 2026 तक ये स्किल यूनिवर्सिटी बनके कंप्लीट हो जाएगी। असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, आपको याद रखना है। 1000 करोड़ टोटल लागत आएगी इस यूनिवर्सिटी पर। असम की बात करें तो सीएम कौन है? अभी बताया मैंने, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ये है मैप में आसाम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो असम में ही है। माजुली द्वीप पे ही पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव पीएम मोदी ने लॉन्च किया था माजुली द्वीप के लिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहाँ हुआ है? असम में ही हुआ है। तो असम बहुत चर्चा में है किसी भी कारण से। भ्रमर सारथी स्कीम कभी लॉन्च कर दी, कभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इनॉग्रेशन हो गया, पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया। अब स्किल यूनिवर्सिटी पहली
पूर्वी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, यानी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी स्किल यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए किस कंट्री के साथ 5 पैक्ट साइन किए हैं? तो इंडिया ने 5 पैक्ट साइन किए हैं मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ, ताकि 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बूस्ट किया जा सके। ये देख लीजिए, इंडिया और मालदीव के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए 5 पैक्ट साइन किए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड की है, ताकि मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। तो $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कर दी गई है मालदीव को इसके लिए। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे फिश प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है कहाँ पे? मालदीव में। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बन रहा है, फिनांसिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मालदीव में बन रहे हैं, इसके लिए इंडिया फिनांस कर रहा है। $40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किया गया है, आपको याद रखना है। इससे पहले इंडिया ने $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, ये भी याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ये है इंडिया और इसके नीचे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे आपको मालदीव दिखाई पड़ेगा। माले है इसकी कैपिटल, करेंसी क्या है? रुफिया। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन पीएसयू द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस लॉन्च की जाए दिल्ली से जयपुर रूट पर? तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस लॉन्च करने जा रहा है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस लॉन्च करने जा रहा है दिल्ली जयपुर रोड पर। ये देख लीजिए, एनटीपीसी ने प्लान किया है कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस लॉन्च कर देगा दिल्ली जयपुर रूट पर। ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, तो एक तरह से हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जाएगा और इसमें बैटरीज होंगी, मतलब कि हाइड्रोजन कंबस्शन के कारण जो एनर्जी बनेगी वो बैटरीज में स्टोर होगी, फिर उस बैटरी का यूटिलाइजेशन होके वापस चलती रहेगी। तो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस दिल्ली जयपुर रूट पर चलाई जाएगी, किसके द्वारा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 1975 में स्थापना हुई थी, जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह। इतना देखिएगा। अब ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई है तो मैं बता दूं, नितिन गडकरी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गो इलेक्ट्रिक कैंपेन भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखिएगा। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था और इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस कौन लॉन्च कर रहा है? एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP21 यानी पेरिस एग्रीमेंट को वापस ज्वाइन करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसने किया है? तो अमेरिका बाहर हो गया था, इसने वापस अनाउंस कर दिया है कि COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 को वापस ज्वाइन कर लेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 को क्या कहते हैं? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये देख लीजिए, इस समय यूएस प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने कहा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट को वापस ज्वाइन कर लेंगे। नवंबर 2020 में ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इससे बाहर किया था खुद को ऑफिशियली, और अभी 2 महीने ही हुए हैं यूएस वापस इसको ज्वाइन करने जा रहा है। COP21 आपका 2015 में हुआ था। हर 5 वर्ष में कार्बन कमिटमेंट क्या है कंट्रीज की, उसका एनालिसिस किया जाता है। COP21 का टारगेट था कि 2100 यानी 21st सेंचुरी तक जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से रोकना, कोशिश करना है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाए। तो COP21 आपका 2015 में हुआ था। 2021 नवंबर में COP26 होने जा रहा है, कहाँ पे? ग्लासगो यूके में। इससे पहले COP25 कब हुआ था? प्रीवियस ईयर हुआ था, 2019 में हुआ था वो, मैड्रिड स्पेन में। इतना देखिएगा। COP26 के लिए ऑफिशियल प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? आलोक शर्मा, यूके से बिलोंग करते हैं, हालांकि इंडियन ओरिजिन के हैं आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजुकेशन जायंट ने या फिर स्टार्टअप ने, एक कंपनी है स्कॉलर, इसको कैश डील में खरीद लिया है? तो रिसेंटली बायजूस ने स्कॉलर को एक्वायर कर लिया है। ये देख लीजिए, बायजूस आपको पता ही होगा, इसका कि डिटेल देने की आपको जरूरत नहीं है। ये एजुकेशन जायंट है बायजू, इसने कुछ समय पहले ही $1 बिलियन में 70,000 करोड़ में आकाश को खरीदा था। अब इन्होंने स्कॉलर को खरीद लिया है। स्कॉलर एक डाउट क्लियरिंग ऐप था, उसको खरीद लिया है। 15-20 करोड़ के आसपास ये डील हुई है और पूरा कैश में खरीद लिया है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाइट हैट को खरीदा था इन्होंने $300 मिलियन में, व्हाइट हैट को। उससे पहले आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा था $1 बिलियन में, जो कि इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी एक्विजिशन था। तो बायजूस
इसकी स्थापना की गई थी 2011 में मोबाइल ऐप के द्वारा। और इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? फाउंडर कौन थे? हैं भी अभी भी बाइजू रविंद्रन। यह क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में 2020 का फिक्की वाटर अवार्ड फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में 2020 के फिक्की वाटर अवार्ड्स के दौरान फर्स्ट प्राइज जीता है ट्राइडेंट ग्रुप ने। किसने? ट्राइडेंट ग्रुप ने। ये देख लीजिए, ट्राइडेंट ग्रुप ने फिक्की वाटर अवार्ड 2020 के दौरान फर्स्ट प्राइज जीता है इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में। इसका पर्पज़ ये है कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अपने यहाँ होने वाले वाटर को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करता है। तो रिसेंटली फिक्की वाटर अवार्ड 2020 अनाउंस किए गए, जिसमें इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में टॉप किया है किसने? ट्राइडेंट ग्रुप ने। आपको याद रखना है, फिक्की हर वर्ष ये अवार्ड अनाउंस करता है, फिक्की वाटर अवार्ड, जो कि इस बार 2020 में भी अनाउंस किए गए हैं। फिक्की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी की सलाह पर किसने स्थापित किया था? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनॉय, और कुछ समय पहले ही फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट आंगनवाड़ी के लिए 9 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं या फिर सैंक्शन किए गए हैं? तो स्मार्ट आंगनवाड़ी डेवलप करने के लिए केरल गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपए अलॉट किए। कितने? 9 करोड़ रुपए। ये देख लीजिए, राज्य में स्मार्ट आंगनवाड़ी को डेवलप करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा आंगनवाड़ी रन किए जाते हैं। पर्पज़ क्या है? पोषक तत्व दिए जाते हैं बच्चों को। आंगनवाड़ी को ICDS स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किया था ऑल ओवर कंट्री में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी, उसी के तहत आंगनवाड़ी बनाए गए थे। तो इस समय केरल में 48 आंगनवाड़ीज़ हैं, उनके लिए 9 करोड़ अनाउंस किए गए हैं केरल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि स्मार्ट आंगनवाड़ी डेवलप किया सकें। केरल की बात करें तो ये है मैप में केरल। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल ने के फोन प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया है। केरल इंडिया का पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट को यूनिवर्सल राइट घोषित किया है। यह क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा अटल पर्यावरण भवन किस यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन किया है। क्या? अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कुछ समय पहले ही प्रकाश जावड़ेकर लक्षद्वीप गए। प्रकाश जावड़ेकर जी लक्षद्वीप गए, जहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं, वहाँ पे घूमा उन्होंने। जैसे सुहेली आपका आइलैंड है, कदमात है, बंगराम आइलैंड है, ये सब लक्षद्वीप के आइलैंड हैं जहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी गए। इस दौरान उन्होंने अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन किया। लक्षद्वीप आप देख सकते हैं, इंडिया के मालाबार कोस्ट की तरफ जो आपको दिखेगा वो लक्षद्वीप दिखेगा। कावारत्ती इसकी कैपिटल है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इंडिया का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप है मेरे ख्याल से। स्टेट तो सिक्किम हो ही गया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज की 391 यानी 391वीं एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है किस डेट को? तो छत्रपति शिवाजी की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 19 फरवरी को। कब? 19 फरवरी को। ये देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की 391 यानी 391वीं बर्थ एनिवर्सरी 19 फरवरी को मनाई गई है। आपको रखना है, जब भी शिवाजी का नाम आए तो आप देखिएगा, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे है? पुणे में है, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ शिवाई देवी करके थी, उनके नाम पर इनका नाम छत्रपति शिवाजी रखा गया था। शिवाजी के फादर का नाम याद रखिएगा, शाहजी भोसले। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शिवाजी के जो फादर थे शाहजी भोसले, वो किस सल्तनत में मराठा जनरल थे? तो डेक्कन सल्तनत में वो मराठा जनरल थे। शिवाजी की माता का नाम याद रखिएगा, जीजाबाई। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जीजाबाई लखूजी जाधवराव की डॉटर थी। शिवाजी के जो गुरु हैं उनका नाम बहुत पूछते हैं। जैसे रिलीजियस गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास स्वामी, ये रिलीजियस गुरु थे। शिवाजी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गंगा भट्ट, ये पॉलिटिकल गुरु थे। और शिवाजी की जो मंत्री थे उनको अष्टप्रधान कहा जाता था, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया 2021 ये एक ग्लोबल बायो बिजनेस फोरम है। रिसेंटली इसका 18th एडिशन किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बायो एशिया 2021 ये 18th एडिशन है इसका। इसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये देख लीजिए,
बायो एशिया 2021, जो कि 18th एडिशन है इस बायो एशिया समिट का। ये जो बायो एशिया समिट है इसका 18th एडिशन हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। बायो एशिया समिट का इस बार थीम क्या है? मूव द निडल। आप जानते ही हैं मूव द निडल, टीकाकरण हो रहा है इस समय इंडिया में। तो आप देखिएगा बायो एशिया 2021 18th एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? हैदराबाद में। मूव द निडल इसका थीम है। लगभग 30,000 से ज़्यादा लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल इसमें पार्ट लेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से। साथ ही साथ 2 दिनों का जो ये इवेंट चलेगा उसमें सत्या नडेला और सौम्या स्वामीनाथन कई सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बायो एशिया समिट इतना देखिएगा हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन है एशिया पैसिफिक की बात करें तो। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का ही जवाब दे ले जाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।